तो ये आपकी ज्योग्राफी की क्लास है, ठीक है। थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ कि ज्योग्राफी में हम क्या क्या कवर करेंगे, जो कि आपके सिलेबस का भी पार्ट रहेगा। चाहे आप सब इंस्पेक्टर के स्टूडेंट हो, चाहे यूपीएससी के हो, चाहे एचएस के हो, जो आपको करवाया जाएगा यही पूरी ज्योग्राफी है। पूरी तो नहीं बोलेंगे, लेकिन आपके सिलेबस के हिसाब से यही है। इससे कम आ सकता है काफी, इससे ज्यादा कुछ नहीं आएगा, ठीक है। क्लियर है? चलो, तो ज्योग्राफी बेसिकली अगर आपके सिलेबस में देखा जाए कि ज्योग्राफी से रिलेटेड क्या क्या चीजें आती हैं, तो ठीक है। दूसरी बात ये कि आपने रनिंग नोट्स बनाने हैं, जो मैं बनवाऊंगी क्लास में, ठीक है। वही आपके काम आएंगे। और साथ में मैं थोड़ा थोड़ा आपको बता दूंगी कि कौन कौन सी एनसीईआरटी आपने पढ़नी है। आपको अभी फिलहाल कुछ खरीदने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपने 11th की एनसीईआरटी खरीदनी है, ठीक है। 11th की एनसीईआरटी से मैं आपको बता दूंगी कि क्या क्या आपने पढ़ना है, आपने वही वही पढ़ना है, ठीक है। ज्यादा पूरी भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, उसके बाद आप पूरी भी पढ़ सकते हो एक बार। आपका 11th की भी दो तरह की एनसीईआरटीज हैं, दो हैं, एक इंडियन की होगी और दूसरी होगी फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी, ठीक है। तो फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी जो है वो आपने फिलहाल खरीद लेनी है आज, उसके अकॉर्डिंग हम चलने वाले हैं, क्योंकि ठीक है। अब ज्योग्राफी की मैं अगर बात करूं तो ज्योग्राफी में बेसिकली ज्योग्राफी तो आती है पेपर में, प्लस एक चीज और है जिससे ज्योग्राफी से ही रिलेट करके क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, जो कि है आपकी एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी, ठीक है। यहाँ से काफी क्वेश्चन बनते हैं, स्पेशली यूपीएससी में, ठीक है। यहाँ से काफी क्वेश्चन बनते हैं एनवायरमेंट इकोलॉजी से, इसी से रिलेट करके थोड़ा करंट अफेयर का डाल डूल के, क्योंकि इसमें करंट अफेयर भी काफी होते हैं, कवर किए जाते हैं, तो इससे आपको कई सारे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, ठीक है। लेकिन ये आपको तब तक समझ नहीं आएगा जब तक हम ज्योग्राफी नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। एक और थोड़ा सा हम ऐड करेंगे इस बार, जो कि है डिजास्टर मैनेजमेंट का, इससे भी कई क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। ये तीन चीजें कवर करनी है हमने। अब ज्योग्राफी में भी अलग अलग तरह की ज्योग्राफी दिखेगी आपको। एक तो होगी फिजिकल ज्योग्राफी, ये मैं आपको बता रही हूँ कि हमने पढ़ना क्या है आगे के कुछ टाइम में। फिजिकल ज्योग्राफी, ठीक है। फिजिकल ज्योग्राफी के बाद अगर जो पढ़ना चाहिए, देखो ऐसा माना जाता है कि माना क्या जाता है, ऐसा है, सबसे पहले ज्योग्राफी की अगर स्टार्टिंग करनी है तो कई बच्चे पढ़ लेते हैं इंडियन ज्योग्राफी पढ़ूंगा मैं, ये करूंगा, तो वो सब नहीं करना है, क्योंकि इंडियन ज्योग्राफी आपको तभी समझ आएगी जब आपको फिजिकल ज्योग्राफी समझ आएगी। फिजिकल ज्योग्राफी अगर आप एक कर लेते हो एक बार, तो उसके बाद आपके लिए इंडियन ज्योग्राफी बड़ी इजी हो जाती है, ठीक है। उसके बाद फिर आप कर सकते हैं इंडियन ज्योग्राफी, ठीक है। वही चीजें जो हम फिजिकल ज्योग्राफी में पढ़ेंगे वही इंडिया के लेवल पे पढ़ेंगे, इंडिया के एक तरीके से लेवल पे पढ़ेंगे। और लास्ट है मैपिंग। मैपिंग यानी आपको उसमें वर्ल्ड मैप खरीदना पड़ेगा। वर्ल्ड मैप में कौन सी कितने कॉन्टिनेंट है, कितनी कंट्रीज हैं, कितने ओशियंस हैं, उन कंट्रीज की क्या कैपिटल्स हैं, कितनी रिवर्स हैं, डेजर्ट्स हैं, प्लेट्यूज हैं, ग्रासलैंड्स हैं, ये सब पढ़ना पड़ता है। कौन सा कंट्री बेसिकली कितने अलग अलग कंट्रीज से बॉर्डर शेयर करता है, ठीक है। खास करके जो रिसेंटली न्यूज में रहते हैं ना, उन कंट्रीज के बॉर्डर्स के बारे में पूछ लिया जाता है, ठीक है। उनकी कैपिटल पूछ ली जाती है कई बार, है ना। तो ऐसी चीजें तो आपको पता होना चाहिए कि रशिया कहाँ है ना, अफ्रीका कहाँ पे है, अफ्रीका में कंट्रीज तंजानिया कहाँ पे है, साउथ अफ्रीका कहाँ पे है ना, साउथ अमेरिका कहाँ पे है, अमेरिका कहाँ पे है, ठीक है, नॉर्थ अमेरिका कहाँ पे है, ये सब आपको पता होना चाहिए। तो ये सब हम करते हैं कहाँ पे कवर, मैपिंग में। इसमें ज्यादातर याद करने वाली चीजें होती है, रिवर्स, लेक्स, है ना, छोटी छोटी चीजें, बड़ी सारी चीजें होती है, कंट्रीज आपको याद करनी पड़ती हैं। इजी वे से हम करते हैं, लेकिन आप लोग भी भूल चुके होंगे अब तक, क्योंकि रिवीजन नहीं की होगी। तो जब तक आपकी रिवीजन नहीं होगी तब तक आप भूलते जाओगे। तो जो आपको आज पढ़ाया जाता है आपने आज के आज ही रिवाइज करना है। और रिवाइज कैसे करना है, ये नहीं कि देख लिया निकाल के, दो जो पेज लिख के आए उनको फटाफट देख लिया। रिवाइज करना है, बैठना है शाम को, खास करके आप लोग, सभी लोगों को मैं कह रही हूँ, बैठना है, खाली पेज रखना है, और जो भी पढ़ा है चाहे उसको एक बार देख लो, ठीक है, उसके बाद खाली पेज पे लिखो उसको, ठीक है। वो रिवीजन करनी है, ऐसे नहीं कि देख लिया, अच्छा अच्छा ये पढ़ा था मैंने, ये पढ़ा था, तो ये तो बड़ा इजी है, तो वैसे करके आपने करना है, ठीक है। फिजिकल ज्योग्राफी और मैपिंग जब हम पढ़ लेते हैं ना, इसी को वर्ल्ड ज्योग्राफी कहा जाता है, ठीक है। यही क्या है आपकी वर्ल्ड ज्योग्राफी। क्लियर है इतनी बात?
क्लियर है? ये सब हमने पढ़ना है। सबसे जो बेसिक एक क्रक्स है जिसके ऊपर सारा लाई करता है, जो बेसिक है, वो है फिजिकल ज्योग्राफी। फिजिकल ज्योग्राफी से हो सकता है आपको क्वेश्चन ज्यादा ना आते हो, लेकिन जो ज्योग्राफी की बेसिक अंडरस्टैंडिंग है वो यही है, फिजिकल ज्योग्राफी। ठीक है? आप सोचोगे कि इंडियन जैसे सब इंस्पेक्टर में मान लो इंडियन ज्योग्राफी से क्वेश्चन आते हैं अगर, है ना, तो मैं इंडियन ही पढ़ूंगा, लेकिन आपको इंडियन फिर रटनी पड़ेगी, आपको समझ नहीं आएगी। समझ आपको कुछ आएगा तो पहले इस फिजिकल ज्योग्राफी को पढ़ने के बाद ही आएगा। क्लियर है? उसके बाद फिर इंडियन ज्योग्राफी में सिर्फ याद करने वाली चीजें रह जाती है, रिवर्स, लेक्स, ये वो। ठीक है? क्लियर है मेरी बात? क्लियर है इतनी बात आपको? ठीक है? अब फिजिकल ज्योग्राफी में मैं आपको बताती हूँ कि फिजिकल ज्योग्राफी में हम क्या क्या पढ़ेंगे। ये लिख लिया आपने सबने? नोट डाउन करो इसको, नोट डाउन करना पड़ेगा क्या क्या है, क्या क्या पढ़ना है। ऐसे जैसे गंदा गंदा मैंने लिखा है ऐसे मत लिखना, क्योंकि मैंने तो नेल्स लगवाए हैं, तुमने थोड़ी लगवाए हैं। क्योंकि अब मेरे को काफी दिक्कत आ रही है, उतरवाने पड़ेंगे मुझे। उतरने वाले ही हैं खुद ही, वैसे नहीं हो रहा छोटा। ठीक है? तो ये याद भी रखना है साथ में। ठीक है? अगर कोई आपको कहे कि हम पढ़ रहे हैं फिजिकल ज्योग्राफी, है ना, तो आपको पता लग जाना चाहिए फिजिकल ज्योग्राफी मतलब, अच्छा अब लग जाएगा आपको पता कि उसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे। लिख लिया आपने? जल्दी 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 लिखो, जब जब मैं बता रही हूँ साथ साथ में लिखते जाओ। नहीं चल रहा, क्या हो रहा भाई इसको? ये अच्छा, सॉरी सॉरी, ये कट करना पड़ेगा। ठीक है? शुरुआत में हम काफी बेसिक से चलने वाले हैं। आपको लगेगा कि ये क्या पढ़ा रहे हैं मैडम, इतना छोटा छोटा, इतना बेसिक है ना, ये तो बच्चों को भी नहीं आएगा, लेकिन बेसिक से ही चलेंगे हम। ठीक है? अब हर तरह का कोई लेजेंड तो होता नहीं है ना, किसी का क्या लेवल होता है, किसी का क्या लेवल होता है। चलो फिजिकल ज्योग्राफी देखो, फिजिकल ज्योग्राफी में हम क्या पढ़ेंगे। फिजिकल ज्योग्राफी में भी बेसिकली 3 चीजों के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है? लैंड, एयर एंड वाटर। फिजिकल यानी कि फिजिकल वर्ड हम कब यूज करते हैं, किसी चीज को आप फिजिकली देख पाओ, महसूस कर पाओ, छू पाओ, है ना, छू पाओ या महसूस कर पाओ, उसी को कहते हैं फिजिकल। तो वही फिजिकल ज्योग्राफी, यानी कि लैंड बनता है किससे? रॉक से। रॉक से बनता है ना, तो रॉक्स के बारे में पढ़ना, है ना। रॉक्स बने कैसे हैं, तो लावा से बने हैं, तो लावा के बारे में पढ़ना कि लावा कैसे बनता है, लावा कैसे निकलता है, फिर निकलने के बाद उनकी कौन कौन सी अलग अलग फॉर्म्स में वो एक तरीके से सॉलिडिफाई हो जाता है। उन अलग अलग फॉर्म्स को हम क्या क्या नाम देते हैं, अलग अलग स्ट्रक्चर्स को क्या क्या नाम देते हैं, वो हम पढ़ेंगे। तो बेसिकली लैंड के बारे में पढ़ना यानी कि रॉक के बारे में पढ़ना। ठीक है? कब बना, कैसे बना, है ना, फिर बनने के बाद कौन सी अलग अलग फॉर्मेशंस में आ गया। ठीक है? क्लियर है? अलग अलग तरह की रॉक्स, वो सारी इसमें हम पढ़ने वाले हैं, और इसी को हम कहते हैं लिथोस्फीयर। बेसिकली लिथोस्फीयर के बारे में पढ़ना। लिथो यानी कि रॉक, लिथ यानी रॉक। ठीक है? लिथोस्फीयर यानी कि रॉक के बारे में पढ़ना। और ये सब जिसमें हम पढ़ते हैं तो आपको पता है लॉजी लग जाता है ना, टू स्टडी को लॉजी कहते हैं, लॉजी लगा देते हैं आगे, है ना। तो इस चीज को जब हम पढ़ते हैं, लिथोस्फीयर को जब हम स्टडी करते हैं, स्टडी ऑफ लिथोस्फीयर इज नोन एज जियोमॉर्फोलॉजी। जियोमॉर्फोलॉजी। तो आपको अगर कोई कहे, दिल्ली में पढ़ने वाला बच्चा, कि हम पढ़ रहे हैं जियोमॉर्फोलॉजी, तो डरना नहीं है। वो क्या पढ़ रहा है? रॉक्स के बारे में पढ़ रहा है, रॉक्स से बनने वाली लैंडफॉर्म्स के बारे में पढ़ रहा है, रॉक्स कैसे बने हैं उसके बारे में पढ़ रहा है। क्लियर है मेरी बात? क्लियर है? दूसरा एयर। एयर यानी बेसिकली एटमोस्फेयर की बात करेंगे इसमें हम। ठीक है? एटमोस्फेयर यानी आपके आसपास का वातावरण, ये कैसे बना है, इसकी कितनी लेयर्स हैं, इसमें क्या क्या पाया जाता है ना, इसमें और क्लाउड्स पाए जाते हैं, रेन पाई जाती है, ये वो सारा कुछ जो है वो इसमें पढ़ेंगे हम। ठीक है? तो एटमॉस्फेयर को स्टडी करने के लिए जो हम वर्ड यूज करेंगे वो होगा एटमॉस्फेयर, यानी कि एटमॉस्फेयर में होने वाली एक्टिविटीज भी हम स्टडी करेंगे, चाहे वो क्लाउड बनना हो, क्लाउड से होने वाली बारिश हो, है ना, हेल स्ट्रोम हो, चाहे बर्फ पड़ना हो। ठीक है? तो ये सारी चीजें हम कहाँ पढ़ेंगे? हाँ, इसमें पढ़ेंगे। तो इसकी स्टडी को हम कहेंगे क्या? क्लाइमेटोलॉजी। क्लाइमेटोलॉजी। क्लियर है इतनी बात? ठीक है? तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम जियोमॉर्फोलॉजी से, उसके बाद हम आएंगे क्लाइमेटोलॉजी पे। वाटर यानी कि हम बात करेंगे ओशियन की। किसकी? ओशन की। यानी कि लैंड तो है ही हमारे पास, वाटर भी है ना, और एयर भी है,
तो इसके बारे में भी पढ़ना जरूरी है। ओशंस कैसे मूव करते हैं, ओशंस में कितने तरह के करंट्स पाए जाते हैं। करंट वो वाला करंट नहीं जो बिजली से लगता है, ये करंट मतलब वाटर जब मूव करता है उसको करंट्स कहते हैं हम, ठीक है। तो वो वार्म करंट, एक तरीके से वार्म करंट, कोल्ड करंट्स, उनके नाम है अलग अलग, ठीक है, वो सारे पढ़ने पड़ते हैं। और इसी स्टडी को हम क्या कहते हैं, ओशियनोलॉजी। ओशियनोलॉजी क्लियर है? इतनी बात क्लियर है? विश्वजीत समझ आ रहा है आपको? बेटा आपका नाम क्या है? आंचल। कहाँ से हो आप? मुगला से, ठीक है। तो आपको क्लियर हो रहा है ये? क्या आप क्या बीएससी करी आपने? बीए कर रहे हो, मतलब आपने भी ज्योग्राफी नहीं पढ़ी है, ठीक है। आपने बेटा क्या कर रखा है? ग्रेजुएशन कर रहे हो आप? अभी हो चुकी है आपकी? बीए करी है? बीएससी? बीए ज्योग्राफी पढ़ी है थोड़ी बहुत, मतलब नहीं पढ़ी है? चलो थोड़ी बहुत मतलब पता है आपको एटलीस्ट। साइंस वालों को कुछ ही पता नहीं होता है, ठीक है। जैसे आप लोगों ने ज्यादा नहीं तो प्लस वन प्लस टू में तो थोड़ा बहुत पढ़ा ही होता है ना। आगे तो हो सकते ग्रेजुएशन में फिर मेजर माइनर आ जाते हैं ना आजकल सब्जेक्ट्स, लेकिन साइंस वालों ने तो कुछ ही नहीं पढ़ा होता है। बट साइंस वालों ने अगर साइंस पढ़ ली है तो ये तो आप चुटकियों में पढ़ लोगे। इससे खुद को स्मार्ट मत समझने लग जाना, क्योंकि इतनी भी इजी नहीं है, ठीक है। क्लियर है भाई? ठीक है। और जैसे कि हम बात कर रहे थे लैंड, एयर, वाटर की, ठीक है। और जहां पे ये तीनों चीजें पाई जाती हैं वहीं पे लाइफ पॉसिबल है, ठीक है। जहां पे लैंड भी हो, जहां पे हवा भी हो और जहां पे पानी भी हो, वहीं पे लाइफ पॉसिबल है। और वो लाइफ पॉसिबल कहाँ पे? अर्थ पे, ठीक है। अर्थ ही एक ऐसा इकलौता प्लेनेट है जहां पे क्या है, लैंड भी है, एयर भी है, वाटर भी है, ठीक है। इसीलिए जहां पे ये तीनों चीजें पाई जाती हैं उस एरिया को कहा जाता है क्या, या उस चीज को कहा जाता है बायोस्फीयर, ठीक है भाई। क्लियर है? क्लियर है इतनी बात? बायोस्फीयर, ठीक है। मैं आपको बता दूं सबसे बड़ा पार्ट जो फिजिकल ज्योग्राफी का है वो है लिथोस्फेयर वाला। लिथोस्फेयर यानी कि यही जियोमॉर्फोलॉजी। जियोमॉर्फोलॉजी कंप्लीट होने के बाद क्लाइमेटोलॉजी बड़ा ही छोटा पार्ट है, और ओशनोलॉजी तो उससे भी छोटा पार्ट है। सबसे ज्यादा जो टाइम लगने वाला है हमें इसमें लगने वाला, और सबसे ज्यादा अंडरस्टैंडिंग की जो चीजें हैं वो भी किसमें है, इसी में ही है, ठीक है। तो आपको सबसे ज्यादा टाइम इसमें लगेगा और इसी में ज्यादा आपको ध्यान भी लगा के सुनना है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मैं बोल रही हूँ, मैं कुछ समझा रही हूँ और लगेन डायग्राम बनाने की पृथ्वी बना लेता हूँ, पहले इसमें रंग भर लेता हूँ या कुछ ऐसा कर लेता हूँ। मैडम जो बोल रही है वो तो मैं सुन ही लूंगा, कभी ना कभी दोबारा सुना ही देंगे, ठीक है। कि मैं लिखा रही हूँ और लगे ऐसे ऐसे करके लिखने, ठीक है। तो साथ में सुनना भी है, लिखना भी है, आपको थोड़ा फास्ट होना पड़ेगा। आप बच्चों की तरह आप बिहेव नहीं कर सकते हो। हेडिंग डालेंगे आप लोग जियोमॉर्फोलॉजी की। स्टार्ट करते हैं हम। जियोमॉर्फोलॉजी, ठीक है। जियोमॉर्फोलॉजी पढ़ने से पहले सबसे पहले हम थोड़ा सा अर्थ के बारे में पढ़ लेते हैं। थोड़ा सा, जरा सी चीजें हैं। अब जो पीसीएस वाले हैं यानी एचएस वाले हैं, इन्होंने एनसीईआरटी में जो छोटा छोटा डाटा दे रखा होता है ना, वो खुद ही याद करना है। मैं नहीं बताऊंगी अर्थ से मून का डिस्टेंस, है ना, इस प्लैनेट के कितने मून्स हैं, है ना, ये सब आप खुद पढ़ो, क्योंकि ये तो फैक्चुअल डाटा है, इसमें कुछ समझाने वाली चीज ही नहीं है। ये आप खुद पढ़ सकते हो एनसीईआरटी से, ठीक है। ये इसमें मैं नहीं आपको कुछ भी बताऊंगी, बस मैं थोड़ा बहुत बता देती हूँ आपको, जैसे कि शेप एंड साइज ऑफ अर्थ। शेप एंड साइज ऑफ अर्थ, शेप एंड साइज ऑफ अर्थ, ठीक है। साइज मिटा दो, शेप ऑफ अर्थ लिखो, शेप ऑफ अर्थ। अब जैसे ये शेप है तो इसे आप क्या कहते हो? क्या कहते हैं इसको? कुछ बोलते हैं? रेक्टेंगल, रेक्टेंगल बोलते हैं ना। क्या बोलते हैं हिंदी में? आयत, आयत। ये शेप है तो इसको क्या बोलते हो? स्फेयर, सर्कल, स्फेयर, कुछ भी बोल लो, ठीक है। ये है तो इसको क्या बोलेंगे? एक सेकेंड, क्या है ये? कितनी साइड्स है इसकी? 6 है तो क्या बोलते हैं? षटकोण, हेक्सागोनल, हेक्सागोनल बोलते हैं। वैसे ही एक कुछ इस तरीके की शेप है,
ठीक है, तो इसका भी कुछ नाम होना चाहिए। यानी कि हमारी जो अर्थ है वो स्फेयर नहीं है, दूर से दिखता है कि गोला सा है लेकिन स्फेयर नहीं है। ठीक है, दैट मीन्स अगर इन आकारों के नाम हो सकते हैं तो जिस आकार की अर्थ है उसका नाम क्यों नहीं हो सकता। ठीक है, तो जिस शेप की अर्थ है उसको भी एक नाम दिया गया है, एक नहीं दो नाम दिए गए हैं। समझ रहे हो मेरी बात। अब ये पता कैसे लगाया कि अर्थ स्फेयर नहीं है। देखो, अगर कोई चीज स्फेयर होती है ना, अगर कोई चीज स्फेयर है, मान लीजिए देखिए ये सर्कल है, स्फेयर यानी कि पूरा गोला। ठीक है, तो अब ये स्फेयर है तो इसका जो रेडियस सॉरी डायमीटर होगा वो यहाँ से लेकर यहाँ तक बराबर होगा। जितना यहाँ से यहाँ तक होगा, मान लीजिए 5 है तो यहाँ से यहाँ तक भी 5 ही होगा। समझ रहे हो दैट, इसका क्या मतलब हुआ कि ये क्या है, स्फेयर, यानी कि ऊपर से नीचे और साइड से बराबर है, यहाँ से यहाँ बराबर है, यहाँ से यहाँ बराबर है। समझ रहे हो मेरी बात। इसका डायमीटर हर तरफ से क्या है, सेम है, यानी कि ये स्फेयर है। लेकिन जो हमारी अर्थ है, कैसे पता लगा कि ये स्फेयर नहीं है, क्योंकि हमने जब यहां से इसका डायमीटर लिया इक्वेटर से बिल्कुल मध्य से, तो इसका डायमीटर ज्यादा आया, और जब पोल से लिया यानी कि यहां से लिया तो इसका डायमीटर थोड़ा सा कम आया। समझ गए मेरी बात। तो आपने लिख लेना है कि इक्वेटर पे डायमीटर कितना है अर्थ का, लिख लो 1000 सॉरी 12,756 12,756 किलोमीटर्स, 12,756 किलोमीटर्स, ये क्या है इसका डायामीटर। और अगर हम पोल्स की बात करें यानी कि ऐसे यहां से बात करें तो इसका डायमीटर है 12,714 किलोमीटर्स, 12,714 किलोमीटर्स। क्या लगता है आपको, ये ज्यादा है या ये ज्यादा है, इक्वेटर पे ज्यादा है या पोल्स पे ज्यादा है, कहाँ ज्यादा है, चल रहा है ये इक्वेटर पे ज्यादा है या पोल्स पे ज्यादा है, क्या लग रहा है आपको। इक्वेटर पे ज्यादा है ना, 756 है, वहां 714 है, थोड़ा सा इक्वेटर पे ज्यादा है। इसका मतलब साइड से अगर गोल होती तो ऐसी होती, लेकिन ये कैसी है, ऐसी, साइड से थोड़ी सी चौड़ी, साइड से इसीलिए थोड़ी चौड़ी बनाई है ना ये, क्योंकि इसका डायमीटर ज्यादा है और ऊपर से थोड़ा कम है। ठीक है, क्लियर है मेरी बात। तो आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि डायमीटर ऑफ अर्थ इज ग्रेटर ऑन poles than on surface, सॉरी देन ऑन इक्वेटर, तो आप ट्रू बोलोगे या फॉल्स बोलोगे। फॉल्स है, क्योंकि डायमीटर ऐसे लिख लो, इक्वेटोरियल डायमीटर जो है वो क्या है, इक्वेटोरियल यानी कि इक्वेटर पे ज्यादा एज कंपेयर टू पोलर डायमीटर, पोलर डायमीटर इक्वेटोरियल, ये लिख लो ऐसे करके, इक्वेटोरियल डायमीटर इज ग्रेटर देन पोलर डायमीटर। पोल्स पे जो डायमीटर है अर्थ का वो क्या है, कम है एज कंपेयर टू इक्वेटोरियल डायमीटर। क्या ये बात आप लोगों को क्लियर है, समझ आया, ये समझ आ गया। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे लेकिन पेपर में। ठीक है, ये बस बेसिक है जो कि आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, अब बात कर रहे थे कि इस शेप का कुछ नाम भी तो होना चाहिए। ठीक है, जरूरी है कि जो गोल है उसी का नाम हो, इसको भी तो कुछ नाम दिया जाए। तो सुनील क्या नाम दिए गए हैं इनको, अर्थ को नाम क्या दिया गया है, जियोइड, एक नाम है जियोइड, और दूसरा नाम एक और था ऑब्लेट स्फेरॉइड। ऑब्लेट वर्ड यूज किया जाता है चपटेपन के लिए, यहां से चपटी है ना ऊपर से, इसलिए ऑब्लेट स्फेरॉइड। ठीक है, जियोइड एंड ऑब्लेट स्फेरॉइड, क्लियर है। बायोस्फीयर को हिंदी में जैव मंडल कहा जाता है। अगर ठीक है, थोड़ा मैं देखो ना ही पूरा हिंदी में पढ़ाऊंगी ना पूरा इंग्लिश में, ये इंग्लिश जो होती है मैं वो उसमें पढ़ाने वाली हूँ। ठीक है, और नोट्स या जो ये जैसे नोट्स तो मैं पूरे आपको हिंदी में नहीं बनवा पाऊंगी, लेकिन आपको समझ आ जाएगा, ये मेरी गारंटी है कि जो मैं बोल रही हूँ आपको समझ आ जाएगा। उसके बाद आप बुक से भी तो पढ़ ही सकते हो। ठीक है, अगर कंसेप्ट क्लियर हो जाता है तो वर्ड्स तो समझ आप उधर से भी कर सकते हो, बुक से भी। ठीक है, ये है कि कुछ कुछ चीजें जैसे कि कुछ वर्ड जो होते हैं वो मैं आपको हिंदी में बता दिया करूंगी। ठीक है, वर्ड्स मैं आपको हिंदी में बता दूंगी। जैसे कि अगर ऑबलेट को पूछेंगे तो वो तो चपटापन होता है, लेकिन जियोइड जो है वो जियोइड को हिंदी में भी जियोइड ही कहेंगे। ठीक है, तो जो वर्ड्स हैं जैसे लिथोस्फेयर को क्या कहेंगे,
भूमंडल, स्थल मंडल, स्थल मंडल, लिथोस्फेयर को स्थल मंडल, इसको एटमॉस्फेयर को वायुमंडल, वाटर को जल मंडल, हाइड्रोस्फेयर या कुछ भी बोलो, ठीक है, क्लियर है। तो ऐसे ऐसे वर्ड्स मैं आपको बता दूंगी, ठीक है, क्लियर है। तो हिंदी वाले आई थिंक आप हो और सुनील है, बाकी तो कोई नहीं हिंदी वाला, और है कोई हिंदी वाला? समझ आ जाएगा आपको विश्वजीत, ये पूरी बात है कि आपको समझ आ जाएगा। अभी तक पता लगा क्या बोल रही हूँ मैं, ठीक है। तो ये आप इजीली, अगर कोई भी मैं आपको बता दूंगी कि कौन से आपने चैप्टर पढ़ने हैं, आपने वो पढ़ने हैं, वहां से आपको एकदम समझ आ जाएगा कि मैंने जो बोला था ये किताबों पे वही लिखा गया है, ठीक है भाई, क्लियर है। अब एक वर्ड होता है जियोडसी। जियोडसी क्या चीज है ये? जियोडसी क्या मतलब है इसका? जियोडसी जो पढ़ चुके हैं वो बताएंगे जरा, ठीक है। जैसे केमिस्ट्री एक वर्ड है जिसमें हम केमिकल साइंस के बारे में पढ़ते हैं, वैसे ही ये एक वर्ड है जिसमें कि एक तरीके से वर्ड यूज किया गया है फॉर बेसिक साइंस, जो कि डिफाइन करती है अर्थ की शेप को, ठीक है। देख लीजिए इसकी डेफिनेशन, साइंस दैट अटेम्प्ट्स, साइंस दैट, हिंदी में बताती हूँ, साइंस दैट अटेम्प्ट्स टू डिटरमाइन, to determine, science that attempt to determine the shape and size of earth, to determine the shape and size of earth, shape and size of earth by survey and mathematical calculation, by surveys and mathematical calculation, बाय सर्वे एंड मैथमेटिकल कैलकुलेशन। यानी कि ये एक ऐसी बेसिक साइंस है जो कि अर्थ की शेप को डिफाइन करती है। कैसे करती है वो आपको जानने की जरूरत नहीं है, बस कुछ मैथमेटिकल कैलकुलेशन और सर्वे करके, ठीक है, क्लियर है। हिंदी वाले लिख लो, ऐसी बेसिक साइंस, या क्या बोलेंगे, ऐसा विज्ञान ऐसा विज्ञान जिसमें पृथ्वी के आकार, शेप को क्या बोलेंगे, आकार, और साइज को आकृति, आकृति बोलेंगे क्या, आकार, साइज, हाँ, आकृति और जो भी है, ठीक है, वो बताया जाता है। कैसे? तो सर्वे और मैथमेटिकल कैलकुलेशन करके। इतना तो समझ आ जाएगा मुझे लगता है। थोड़ा हिंदी इंग्लिश में बना लो, बिल्कुल हिंदी में मत लिखो, बिल्कुल इंग्लिश में मत लिखो, ठीक है, मेरा तो ये मानना है। आप रनिंग नोट्स बनाओ, अभी पढ़ना आपको किताब से पड़ेगा, ठीक है, अभी सिर्फ आप समझने के लिए बनाओ। वैसे तो ये नोट्स आपके ऐसे मत सोचना कि गन फंड डाल के भी मत ले जाना कि रनिंग नोट्स, मतलब रनिंग ही होंगे फिर। अच्छे से बनाने नोट्स को, यही आपको काम आएंगे। किताब सारी कोई नहीं पढ़ सकता है पेपर से पहले, तो आपके यही नोट्स हैं जो काम आएंगे, ठीक है, क्लियर है। अब कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज हैं जो कि आपको पता भी होंगी, लेकिन फिर भी मैं बता दूंगी, ठीक है, तो वो आपको पता होनी चाहिए ज्योग्राफी स्टार्ट करने से पहले। जैसे कि कॉन्टिनेंट, लिखिए बेसिक टर्म्स, बेसिक टर्म्स, बेसिक टर्म्स, कॉन्टिनेंट। यहाँ पे एक भी मैप नहीं छोड़ा है, अब टाइम से यहाँ लगवा लेना मैप, जो दूसरी क्लास में, हाँ कल से बोला सर ने, हाँ ले आना, शाम को मैं बोलूंगी ना तुम्हें, तब ले आना। कॉन्टिनेंट जिसे हिंदी में कहते हैं महाद्वीप, आइलैंड जिसे हिंदी में कहा जाता है, मेरी हिंदी के स्पेलिंग्स हो सकता है गलत हो, मेरे से मत कॉपी करना, ठीक है। थर्ड है बे, फोर्थ है गल्फ, और दोनों को ये हिंदी में कहा जाता है खाड़ी। सुना होगा बे ऑफ बंगाल, है ना, यानी कि बंगाल की खाड़ी, गल्फ ऑफ मन्नार, है ना, मन्नार की खाड़ी। तो हिंदी में तो दोनों का मतलब सेम ही है, ऑलमोस्ट सेम ही है, वैसे भी ये वैसे भी सेम है। इंग्लिश में थोड़े टर्मिनोलॉजीज डिफरेंट है, मैं बता दूंगी आपको क्यों है ये डिफरेंट, ठीक है। फिफ्थ बाइट,
सिक्स्थ स्ट्रेट बाइट को बाइट ही कहते हैं आई थिंक हिंदी में भी, बाइट को बाइट ही कहते हैं हिंदी में भी, ठीक है। स्ट्रेट होता है जल संधि, जल संधि, इस्मस, इस्मस हिंदी में जल डमरू, जल डमरू, इनको समझ लेते हैं पहले कि क्या चीजें हैं ये, ठीक है। सुनील, अच्छा यहाँ बची नहीं है तो किल नहीं बची है ना यहाँ पे, और ना यहाँ टांगते इसको, बट अब है ही नहीं तो चलो कोई नहीं। मैं ये लिख लिया सबने, आपको मैं मैप पे बताती हूँ कि क्या चीजें हैं ये। देखो कॉन्टिनेंट क्या होता है, कॉन्टिनेंट एक ऐसा लैंड मास जो कि आपने सिर्फ डेफिनेशन याद नहीं करने, आपने बस समझना है कि क्या होता है। कॉन्टिनेंट मतलब ऐसा लैंड मास, ऐसा बड़ा लैंड मास जो चारों तरफ से पानी से घिरा हो, ठीक है। ऐसा बड़ा लैंड मास जो चारों तरफ से पानी से घिरा हो, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया बड़ा लैंड मास है, अफ्रीका बड़ा लैंड मास है, साउथ अमेरिका बड़ा लैंड मास है, नॉर्थ अमेरिका बड़ा लैंड मास है, एशिया बड़ा लैंड मास है। तो यानी कि इन सब को हम क्या कहते हैं, कॉन्टिनेंट। अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट, समझे आप मेरी बात क्या बोलने की कोशिश कर रही हूँ। लेकिन आपने इस डेफिनेशन के साथ बड़ा ही वो भी नहीं कर लेना है, दिल पे भी नहीं ले लेना है, क्योंकि डेफिनेशन तो ये है कि ऐसा बड़ा लैंड मास जो चारों तरफ से पानी से घिरा हो। लेकिन यूरोप भी जिसको हम कॉन्टिनेंट कहते हैं, लेकिन ये 3 तरफ से पानी से घिरा है, चौथी तरफ से ये नहीं घिरा है पानी से, समझ रहे हो मेरी बात। और दूसरी बात, बड़ा लैंड मास की बात की जाए तो इसको हम कहते हैं कि ये एक कॉन्टिनेंट है। लेकिन ग्रीनलैंड जो कि एक बड़ा लैंड मास है, कहाँ गया ग्रीनलैंड, जो कि एक बड़ा लैंड मास है, लेकिन इसको हम नहीं कहते हैं कॉन्टिनेंट, समझे मेरी बात। तो बिल्कुल रिग्रेस भी नहीं हो जाना है क्यों नहीं कहते हैं, क्या नहीं कहते हैं, ठीक है, समझ गए मेरी बात। तो डेफिनेशन वैसे तो यही है कि ऐसा बड़ा लैंडमास जो चारों तरफ से पानी से घिरा हो, बेसिकली आपने यही याद रखना है। लेकिन कुछ कुछ एक्सेप्शंस हैं, ये है जैसे यूरोप है, ठीक है, क्लियर है मेरी बात। कॉन्टिनेंट से आप समझ गए क्या मतलब है, कॉन्टिनेंट यानी कि बड़ा लैंडमास जो चारों तरफ से पानी से क्या हो, घिरा हुआ हो, ठीक है। कहाँ से आता है वो पेंसा, यहाँ कहाँ, अरे यार क्या कर दिया ये, कहाँ से आता, तुम बताओ भाई कहाँ से आता है, हैं ऊपर से क्या, ये ऊपर का, अच्छा ये, सॉरी सॉरी सॉरी, ठीक है ठीक है, इसको खोलने दो। अरे यार कहाँ चला गया, वो भी नहीं आ रहा अब इधर जो आ रहा था, अब क्या करूं, अरे यार पंगा है ये तो, प्रॉब्लम है डिजिटल बोर्ड की भी भाई। वो कहाँ चला गया, वो कैसे चला गया, अब कैसे आएगा वो वापस, जो वो तो शॉर्टकट था। अब यहाँ आया, वो नीचे आ रहा है, चला गया वो। आजा भाई, चलो मरने तो नहीं आ रहा तो क्या कर सकते हैं अब, शॉर्टकट आई थिंक शॉर्टकट्स में आता है वो ऐसे करके कुछ। हाँ जी,
यहाँ जल डमरू के नीचे ये, नहीं नहीं यहाँ नहीं, वो गोला सा आता है। चलो मरने तो, कहाँ गया वो, अब दोबारा वो भी कैसे निकालूं। इरिटेटिंग। अब दोबारा खोलना पड़ेगा वर्ल्ड में, ज्यादा तेज बनने के चक्कर में ना हमेशा आदमी मारा जाता है। अच्छा भला ठीक चल रहा था, जो थोड़ा बहुत था वो भी गवाया, इसकी वजह से हुआ कुछ तो। रहने देते हैं ना ऐसे ही। चलो रहने दो यार, ऐसे बता देती हूँ, क्यों खज्जल होना है ऐसे। ये आ रहा ना ब्रश, ब्रश तो आ रहा है लेकिन ये नहीं रुक रहा अब। चलो देखो, मैं ये बताने की कोशिश कर रही थी कि कॉन्टिनेंट क्या होता है, कॉन्टिनेंट लग गया आपको पता। अब बात करते हैं हम आइलैंड की। आइलैंड क्या चीज है, आइलैंड की भी सेम डेफिनेशन है, बस लैंड मास छोटा होता है, ठीक है। छोटा लैंड जो चारों तरफ से पानी से घिरा हो, जैसे कि मैडागास्कर, जैसे कि मैडागास्कर, जैसे कि इंडिया के पास पाए जाने वाले छोटे छोटे आइलैंड जिन्हें कि हम अंडमान निकोबार कहते हैं, इस तरफ भी हैं जिन्हें हम लक्षद्वीप कहते हैं, ठीक है। और बताओ आइलैंड, जैसे कि श्रीलंका भी एक क्या है, आइलैंड कंट्री, ठीक है। क्लियर है मेरी बात। तो आइलैंड यानी कि सेम लाइक कॉन्टिनेंट, बस लैंड छोटा, ठीक है, इसीलिए वो महासागर है, और सॉरी महाद्वीप है, और ये क्या है, द्वीप, ठीक है। क्लियर है। अब बात करते हैं हम स्ट्रेट की, कि स्ट्रेट क्या होता है। यार वो आ जाए ना तो ठीक है। अब होम पे कैसे लेके जाओ, यहाँ से कहाँ नीचे। स्ट्रेट की बात करते हैं कि स्ट्रेट क्या है, ठीक है। स्ट्रेट की बात करते हैं कि स्ट्रेट क्या है। स्ट्रेट जिसे हम जल संधि कहते हैं, ठीक है, ऐसी वाटर बॉडी जो लैंड मास को दो लैंड मास को अलग कर रही है, और दो वाटर बॉडीज को आपस में मिला रही है, समझे। स्ट्रेट यानी कि जिसमें, अब रुको एक सेकंड, इसमें भी तुम्हें मुझे दिखाना पड़ेगा। हाय हाय, ये कौन सा टाइम है आने का। आधे घंटे की क्लास होती है आप लोगों की साइकोलॉजी की, बैठ। भाई यहां से तो नहीं आता है वो, ये कम है कहाँ, ये इधर हुआ था ना कुछ, तो दोबारा फिर इधर ही जाना है। क्लास तो 12 बजे होती है। साइकोलॉजी की क्लास आपकी शिफ्ट नहीं हो सकती है किसी टाइम पे। 4 to 5, 4 to 5 तो ज्यादा हो जाएगा यार, बहुत लेट हो जाएगा। यहाँ कुछ दिखाने के चक्कर में वैसे गड़बड़ होगी है सारी। चलो छोड़ो, मैं आपको स्ट्रेट दिखा रही थी, कोई बात नहीं, मैं सर से बात करती हूँ, बट मुझे नहीं लगता हो पाएगा, यही टाइम है जिसपे फिट बैठ पा रहा है। तो इनका आधा घंटा, ठीक है। तो मैं कुछ नहीं बता रही हूँ इनको, थोड़ा बहुत बताया मैंने कि हमने ज्योग्राफी में क्या क्या पढ़ना है, बस वही बताया।
ठीक है, देखो यहां देख पा रहे हो आप, इसको हम स्ट्रेट कहेंगे। ये एक बड़े लैंड मास को क्या कर रही है, दो लैंड मास को अलग कर रही है, और दो वाटर बॉडीज क्या कर रही है, आपस में मिल रही है इसके साथ। इसको हम क्या कहते हैं, जल संधि, यानी कि दो वाटर बॉडीज जहां मिले और दो लैंड मास जहां क्या हो जाए, अलग हो जाए, उसे हम क्या कहते हैं, स्ट्रेट। ठीक है, तो आपको थोड़ा बहुत डिफरेंस समझ आया अब कि कॉन्टिनेंट क्या है, आइलैंड क्या है और स्ट्रेट क्या है। ठीक है, क्लियर है। स्ट्रेट के बाद आता है इस्थमस। इस्थमस क्या होता है ये भी आप उसे से समझ सकते हो। देख के ज्यादा बेटर समझ आएगा आपको। ये ऑपोजिट है, स्ट्रेट के ऑपोजिट। जल डमरू जो है ये स्ट्रेट के ऑपोजिट है। ये दो वाटर बॉडीज को सेपरेट करेगा और दो लैंड मास को मिलाएगा। जैसे कि ये देखो, यहां दो लैंड मास मिल रहे हैं और वाटर बॉडीज अलग हो रही हैं, समझ रहे हो, दो वाटर बॉडीज अलग हो रही हैं और लैंड मास मिल रहे हैं, यानी इसे हम क्या कहेंगे, जल डमरू इस्थमस। ठीक है, क्लियर है। अब वापस मुड़ते हैं अब यहां। ठीक है, तो हमने अभी तक किया है कि कॉन्टिनेंट किसे कहते हैं, तो कॉन्टिनेंट में एक बार रिपीट कर देती हूँ। कॉन्टिनेंट हम उसे कहते हैं बड़ा लैंड मास जो चारों तरफ से पानी से घिरा हो, बड़ा बड़ा लैंड का टुकड़ा जो चारों तरफ से पानी से घिरा हो। लेकिन चारों तरफ से पानी से तो यूरोप नहीं घिरा है, तीन तरफ से पानी से घिरा है ना यूरोप की अगर मैं बात करूं तो, लेकिन फिर भी उसको हम कॉन्टिनेंट कहते हैं। तो कुछ कुछ एक्सेप्शंस होती हैं, जैसे मैंने आपको ये भी बताया कि अगर बड़ा टुकड़ा ही कंसीडर करना हो तो हम ऑस्ट्रेलिया को कॉन्टिनेंट कहते हैं, कि एक बड़ा टुकड़ा जो कि चारों तरफ से पानी से घिरा है, इसीलिए हम उसको कॉन्टिनेंट कह रहे हैं। लेकिन ग्रीनलैंड जो कि डेनमार्क का एक पार्ट है, ग्रीनलैंड जो कि ऑस्ट्रेलिया के बराबर ही उसका लैंड है या ऑस्ट्रेलिया से थोड़ा सा बड़ा है, वो रहा ग्रीनलैंड। अब यहाँ कील तक नहीं है, आज ही करवाती हूँ मैं यहाँ पे। ठीक है, तो ग्रीनलैंड जो कि ऑस्ट्रेलिया से बड़ा है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया को कॉन्टिनेंट कहते हैं, उसको कॉन्टिनेंट नहीं कहते हैं, नहीं कहते हैं। उस हिसाब से तो ग्रीनलैंड को भी कॉन्टिनेंट कहना चाहिए, समझ रहे हो, लेकिन नहीं कहते। तो भी मैं कह रही हूँ कि आपने डेफिनेशन के बिल्कुल साथ में नहीं चलना है, थोड़ी सी एक्सेप्शंस भी होती हैं, जैसे कि यूरोप चारों तरफ से पानी से नहीं गिरा है और ग्रीनलैंड जो है वो भी एक बड़ा हिस्सा है, लेकिन उसको हम कॉन्टिनेंट नहीं कहते हैं। क्लियर है। तो कॉन्टिनेंट यानी कि बड़ा लैंड मास जो कि चारों तरफ से पानी से घिरा हो, आइलैंड एक छोटा लैंड मास जो चारों तरफ से पानी से घिरा हो। ठीक है, जैसे श्रीलंका है तो वो एक आइलैंड है। जैसे अंडमान निकोबार के जो आइलैंड्स हैं, वो आइलैंड्स क्यों कहा जाता है, क्योंकि छोटे छोटे लैंड मास हैं वो, जो कि हर तरफ से पानी से घिरे हैं। समझ रहे हो मेरी बात। फिर हमने पढ़ा स्ट्रेट के बारे में। तो स्ट्रेट यानी कि क्या होता है, बताओ, आप बताओ, अभी बताया मैंने आपको जो, हाँ, तो स्ट्रेट यानी कि क्या होगा, जिसमें लैंड 1 और लैंड 2 क्या हो रहे हैं, अलग हो रहे हैं, और वाटर बॉडी जो है, वाटर बॉडी 1 वाटर बॉडी 2 आपस में कनेक्ट हो रही है। समझ गए। तो ये क्या है, एक स्ट्रेट। स्ट्रेट यानी कि जल संधि, जलों की आपस में संधि हो रही है और लैंड को अलग किया जा रहा है। फिर हमने पढ़ा इस्थमस। तो इस्थमस कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिलता है, आई के प्रकार से, तो इससे भी आपको याद रहेगा। ठीक है, ये क्या है, लैंड 1, ये क्या है, लैंड 2 आपस में मिल गया, और वाटर बॉडी 1 वाटर बॉडी 2 आपस में अलग हो गई, तो इसे क्या कहेंगे हम, जल डमरू। जल डमरू यानी कि इस्थमस। क्लियर है। अब हम बात करते हैं गल्फ, बाइट और बे की। ठीक है, गल्फ और बे को हम खाड़ी ही कहते हैं। ठीक है, क्यों कहते हैं, वैसे तो देखो दोनों एक जैसे होते हैं, लेकिन गल्फ जो होता है ना, उसका मुंह थोड़ा सा क्लोज होता है ऐसे करके, गल्फ यानी कि थोड़ा सा ऐसे बंद होगा, बे यानी कि कुछ ऐसा होगा, मुंह थोड़ा सा खुला होगा, और बाइट यानी कि कुछ ऐसा होगा। ठीक है, अभी मैं आपको दिखाती हूँ मैप पे कि कैसे हम पता लगा सकते हैं कि गल्फ। अच्छा, एक बात याद रखना, छोटा सा ही डिफरेंस है कि गल्फ जो होता है ना, बे से थोड़ा सा बड़ा होता है, बड़ा इन द सेंस कि गल्फ ऐसे होगा, मुंह बंद होगा ज्यादा, लेकिन ये ऐसा होगा, इससे हमेशा छोटा होता है। गल्फ थोड़े से बड़े होते हैं, बे थोड़े से छोटे होते हैं, लेकिन मुंह इनका इनसे ज्यादा खुला होता है। समझ आई। और बाइट जो होते हैं वो क्या होते हैं, बिल्कुल ही ज्यादा मुंह इनका खुला होता है। क्लियर है इतनी बात, क्लियर है। क्लियर है। एग्जाम्पल दिखाती हूँ। एक्चुअली प्रॉब्लम ये हो रही है कि यहाँ पे एक गोला सा आता तो वो ही गुम हो गया, आ ही नहीं रहा है, तो अब पूरा ऐसे जाना पड़ रहा है।
गल्फ भी दिखाती हूँ मैं आपको, बे भी दिखाती हूँ। बे तो आपको पता है, बे ऑफ बंगाल आपने देखा है, थोड़ा सा है ना, उतना अंदर बंद नहीं है, खुल जाए बस एक बार। बड़ा टाइम ले रहा है, कल से मैं थोड़ा पीडीएफ में बना के लाया करूंगी इसको, ठीक है। तो बे आप यहाँ इंडिया के नीचे आपको थोड़ा थोड़ा पता है, अभी दिख नहीं रहा है, लेकिन यहाँ बे है तो थोड़ा खुला है ना। बाइट आप देखोगे, ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट ये है, तो कितना खुला है ये, देख पा रहे हो, ये देखो कितना खुला है, इसको बाइट कहते हैं, ठीक है। इसको बे कहते हैं, इसको गल्फ कहते हैं, देखो बंद है ना मुंह, गल्फ ऑफ मैक्सिको, मैक्सिको की खाड़ी। समझ आई डिफरेंस, समझ आया आप लोगों को, डिफरेंस समझ आया आप लोगों को अब, ठीक है। जैसे ये आप देखोगे ना, ये पूरा कनेक्टेड है आपस में, ये पूरा आपस में कनेक्टेड है, इसीलिए इसे इस्थमस कहते हैं, क्योंकि दो लैंड मास जो हैं मिल रहे हैं और वाटर बॉडीज को सेपरेट कर रहे हैं, ये यहाँ पे इसे इस्थमस कहा जाता है, ठीक है। इस्थमस ऑफ पनामा, पनामा का इस्थमस, समझ आई मेरी बात। और अगर मैं बात करूं तो स्ट्रेट क्या होगा, स्ट्रेट, पाक स्ट्रेट, जो यहाँ पे दो लैंड मास को, श्रीलंका और इसको अलग कर रही है, और दो वाटर बॉडीज यानी बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी को मिला रही है, समझ रहे हो मेरी बात। ये स्ट्रेट हुई और ये इस्थमस हुआ, ये कॉन्टिनेंट है और ये बे है, ये बाइट है, ये गल्फ है। क्लियर है मेरी बात, क्लियर है, ये सारा आपको क्लियर है। कॉन्टिनेंट आप अब समझ सकते हो कि क्या है, आइलैंड आपको पता है, स्ट्रेट आपको पता है, गल्फ आपको पता है, बे आपको पता है। अब बात करते हैं ओशन और सी की, कि ओशन क्या है और सी क्या है। ओशन तो आपको पता है वाटर बॉडी, बड़ी वाटर बॉडी, महासागर है ना, बड़ी वाटर बॉडी। तो ओशन महासागर, सी सागर। क्या लगता है आपको, क्या डिफरेंस हो सकता है ओशन और सी में, बताओ जरा। छोटी है, हाँ छोटा है। एक डेफिनेशन ये भी है, ओशंस अगर आप देखोगे ना तो कॉन्टिनेंट से बॉर्डर शेयर करते हैं अपना, ओशन, फिर वापस जाना पड़ेगा, ओशन कॉन्टिनेंट से बॉर्डर शेयर करते हैं, जबकि सी जो है कंट्रीज से बॉर्डर शेयर करते हैं। समझ आई मेरी बात। ओशन यानी एक बड़ी वाटर बॉडी और उसी की ही छोटी छोटी वाटर बॉडीज सी, ठीक है। बड़ी वाटर बॉडी जो कि कॉन्टिनेंट से वाटर बॉर्डर शेयर करती, वो क्या होगी, ओशन, और उसी की ही छोटी छोटी जो कि कंट्रीज से बॉर्डर शेयर करेंगे, वो क्या हो जाएंगे, सी, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं, अब वो भी गुम हो गया, अच्छा आ गया, कहाँ गया, देख लोगे खुद जाके कि दिखाऊं यहाँ पे ज्यादा टाइम लग रहा है इसको निकालने में। जैसे कि अगर मैं बात करूं नॉर्थ अटलांटिक ओशन की, यानी कि ये पूरा अटलांटिक ओशन है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये तो सबको पता ही होता है, ये इसको नॉर्थ कहते हैं, इसको साउथ कहते हैं। वैसे ये क्या है, अटलांटिक ओशन जो एस शेप में है, अटलांटिक ओशन। अब ये अटलांटिक ओशन दो, क्या तीन, तीन कॉन्टिनेंट से अपना बॉर्डर शेयर कर रहा है, तीन नहीं चार, यूरोप, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका, है ना। इन सबसे कॉन्टिनेंट, इन सब चार कॉन्टिनेंट से क्या कर रहा है, अपना बॉर्डर शेयर कर रहा है। नाम क्या है ओशन का, अटलांटिक ओशन। लेकिन अगर मैं बात करूं लैब्राडोर सी की, तो ये सिर्फ और सिर्फ कनाडा के साथ अपना क्या कर रहा है, बॉर्डर शेयर कर रहा है। तो कंट्री के साथ कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कर रहा है ना। ये क्या है, एम शेप में, इंडियन ओशन, इंडियन ओशन है ना, इंडियन ओशन है, जो कि किस किस के साथ शेयर कर रहा है बॉर्डर, अफ्रीका के साथ भी कर रहा है, एशिया के साथ भी कर रहा है, ऑस्ट्रेलिया के साथ भी कर रहा है, और इसके साथ नहीं कर रहा है, ये साउदर्न ओशन है, ठीक है। तो तीन कॉन्टिनेंट्स के साथ ही अपना बॉर्डर शेयर कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कौन है, इंडियन ओशन। लेकिन ये अरेबियन सी, इसकी छोटी एंटिटी जो कि इंडिया के साथ क्या कर रही है, अपना बॉर्डर शेयर। क्लियर है इतनी बात, इतनी बात क्लियर है आप लोगों को, ओशन और सी में पता लग गया आपको, डिफरेंस क्रिएट हो गया। चलिए अब थोड़ा टाइम बचा है तो मैं आपको बता देती हूँ कि टोटल कितने हमारे पास कॉन्टिनेंट्स हैं और टोटल कितने सी हैं, और उन सी की जो लोकेशन है वो कहाँ कहाँ है, ठीक है। तो लिखिए, एक तरफ कॉन्टिनेंट, एक तरफ ओशन, ठीक है। कॉन्टिनेंट कितने हैं हमारे पास, कितने कॉन्टिनेंट है,
हाँ जी, 7, और ओशन 5 ओशन। ठीक है, सबसे पहले कॉन्टिनेंट्स लिखो। कॉन्टिनेंट्स 4A से आपने याद रखना है, 4A मतलब 4 तो ऐसे हैं जिनका A से ही नाम है। क्या है बताओ, लिखो लिखो पहले। एशिया, अफ्रीका, एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया एंड अंटार्कटिका। ठीक है, एंड अंटार्कटिका। देखो यहाँ एशिया कहाँ है, सबको पता है, ये रहा एशिया। ठीक है, ये रहा एशिया, ये रहा ऑस्ट्रेलिया, ये रहा अफ्रीका, और ये रहा अंटार्कटिका। अंटार्कटिका कंफ्यूज नहीं होना है, ये अंटार्कटिका है, ये अटलांटिक ओशन है, ये आर्कटिक ओशन है। समझ रहे हो, थोड़े सेम सेम है वर्ड्स, लेकिन कंफ्यूज नहीं होना है आपने। जो कॉन्टिनेंट है वो कौन सा है, अंटार्कटिका। ठीक है, तो 4A क्लियर हो गया आपको। ऑस्ट्रेलिया, हाँ जी, साउदर्न ओशन की उसकी बात कर रहे हो, ऊपर वाले की। आर्कटिक, आर्कटिक होगा सबसे ठंडा। अच्छा कॉन्टिनेंट, हाँ अंटार्कटिका। ठीक है, ठीक है भाई, क्लियर है, लिख लिया आपने। 4 तो लिख लिया आपने, यानी एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका और अंटार्कटिका। फिर लिखो नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका। उत्तर अमेरिका, उत्तरीय क्या बोलेंगे उत्तरीय अमेरिका और दक्षिण अमेरिका। और लास्ट है यूरोप, जिसकी कंट्रीज याद करना, इसकी और यूरोप की कंट्रीज, यूरोप की और अफ्रीका कंट्रीज याद करना थोड़ी सी मुश्किल होंगी आप लोगों के लिए, जो HS वाले। ठीक है, क्लियर है मेरी बात। तो हो गई आपकी, ये कितने कॉन्टिनेंट हो गए, 7। एक बार गिनेंगे, ऐसे इमेजिन भी करना है आपने। नॉर्थ अमेरिका कहाँ था, फिर उसके नीचे साउथ अमेरिका था, थोड़ा सा इस तरफ आए हम तो अफ्रीका आया, अफ्रीका के ऊपर यूरोप आया, यूरोप के बगल में एशिया, एशिया के इधर ऑस्ट्रेलिया, और सबसे नीचे। ठीक है, क्लियर है, ये याद रहेगा आपको। ठीक है, कॉन्टिनेंट्स तो इजी है वैसे तो याद करना, लेकिन कई बार नहीं पता होता है किसी। ठीक है, और इसमें कुछ क्या बोल सकते हैं आप। ठीक है, तो 7 कॉन्टिनेंट हो गए, 5 आपके हैं क्या, ओशियंस। तो लिखिए, ये जो आपको दिख रहा है ये है पैसिफिक ओशन। पैसिफिक ओशन इतना ही नहीं है, देखो ये पृथ्वी है। ठीक है, इसमें तो प्लेन करके उन्होंने दिखाई है, लेकिन ये आपस में ऐसे जुड़ी है, पीछे गोल है ना। ठीक है, ऐसा मत सोचना कि आधा पैसिफिक ओशन यहाँ है आधा वहां है, ये सारा एक ही है, ये सारा एक ही। और इनको दोनों को मिला दूं ना तो ओ बनेगा, आधा ओ ये, आधा ओ ये। इनको अगर मैं मिलाऊं ना पीछे से, अगर हम देखें तो ये ओ है। ठीक है, तो पूछ सकते हैं ओ शेप का कौन सा ओशन है, तो कौन सा है, पैसिफिक ओशन, प्रशांत महासागर। नॉर्थ और साउथ में आपने कंफ्यूज हो ना, इक्वेटर से ऊपर वाले को नॉर्थ पैसिफिक ओशन, इक्वेटर से नीचे वाले को साउथ पैसिफिक ओशन कहा जाता है। ठीक है, तो पैसिफिक ओशन क्लियर है आपको, पहला आपका ओशन। दूसरा एस शेप में जो ओशन है इसे कहते हैं अटलांटिक ओशियन। अटलांटिक ओशियन, अगर मैं कहूं कि पैसिफिक ओशन के ईस्ट में साउथ अमेरिका आता है, तो क्या मैं ठीक बोल रही हूँ या गलत बोल रही हूँ, इधर मत देखो, इधर मत देखो। पैसिफिक ओशन के ईस्ट में साउथ अमेरिका आता है, ये क्या है, तो आता है, मैंने इसका ईस्ट बोला है। समझ रहे हो, क्वेश्चन ऐसे आएगा और पेपर में। ठीक है, कि पैसिफिक ओशन का ईस्ट में क्या आता है, ये साउथ अमेरिका तो आता है। अब मैं कहूं कि साउथ अमेरिका के ईस्ट में पैसिफिक ओशन आता है, नहीं आता है। साउथ अमेरिका के वेस्ट में पैसिफिक ओशन आता है। क्लियर है इतनी बात। ठीक है, अब अटलांटिक ओशन के ईस्ट में नॉर्थ अमेरिका आता है, इधर बिना देखे बोलो, नहीं आता। यूरोप के वेस्ट में पैसिफिक ओशन आता है। पैसिफिक बोला है मैंने, पैसिफिक बोला मैंने, अटलांटिक है ये, पैसिफिक ओशन कहा था मैंने, पैसिफिक ओशन। ठीक है, अटलांटिक नहीं कहा था। ठीक है, क्लियर है। तो ये एस शेप में जो ओशन है इसका नाम है अटलांटिक ओशन। ठीक है, तीसरा ओशन लिखेंगे आप, ये जो एम शेप में है, या ट्रायंगल शेप भी इसे कई बार कहते हैं, अगर आप एनसीईआरटी में देखेंगे ट्रायंगुलर शेप में है, ट्रायंगल शेप ही है ना इसकी, थोड़ी थोड़ी ऐसे, या फिर एम ही है ये कुछ हद तक, है ना। तो एम शेप ओशन जिसे कहा जाता है क्या, इंडियन ओशन, इकलौता ओशन जिसका नाम एक कंट्री के रेफरेंस में लिया गया है।
इकलौता है, बाकी तो कहाँ है ना, कंट्री में कैसे लिखेंगे क्योंकि इतनी सारी कंट्रीज इसके साथ। खैर ये जरूर, इसका मतलब ये नहीं कि इंडिया वैसे तो महान है, क्योंकि काफी पुरानी एक तरीके से क्या कहते हैं उनको, सभ्यताएं यहीं की थी, है ना, और भी बड़े सारे मतलब हिस्टोरिकल एक तरीके से फैक्ट्स हैं जिनके बेसिस पे रखा गया होगा मे बी, ठीक है। अब बड़ा प्राउड फील करने की जरूरत नहीं है, इंडिया शायद महान है, तो हो भी सकता है, ये भी हो सकता है इंडिया महान है ना, हमें तो ऐसे बोलना पड़ेगा, ठीक है। हो गए 3, पैसिफिक ओशन, नॉर्थ अटलांटिक ओशन एंड इसके नीचे जो ओशन आता है इसे साउदर्न ओशन कहा जाता है, साउदर्न ओशन, साउदर्न ओशन, दक्षिणी महासागर, दक्षिण महासागर या फिर, ठीक है, साउदर्न ओशन ये वाला एरिया, साउदर्न ओशन। एंड लास्ट वन इज आर्कटिक ओशन, आर्कटिक ओशन, देखो आर्क की तरह है ये, आर्क है ना, आर्क की तरह, आर्कटिक ओशन, आर्कटिक ओशन। हो गए 5, हो गए, रिपीट करेंगे, ओ की शेप में पैसिफिक ओशन, एस की शेप में अटलांटिक ओशन, एम या ट्रायंगल की शेप में इंडियन ओशन, और किसी भी शेप में नहीं है ये दो, साउदर्न ओशन और आर्कटिक, आर्कटिक आर्क की शेप में, ठीक है, क्लियर है, याद रहेगा। अब क्वेश्चन वैसे तो मुझे नहीं लगता अगर मैं एग्जामिनर होती तो मैं कभी डालती, कई बार पूछ लेते हैं लैंड के बेसिस पे सबसे बड़ा, मतलब एक तरीके से सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट कौन सा है, सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, ठीक है। तो आप लिखेंगे सबसे पहले एरिया वाइज, एरिया वाइज हम कॉन्टिनेंट लिखेंगे कि एरिया वाइज यानी कि लैंड के बेसिस पे देखें, आपको देखने में भी थोड़ा सा महसूस हो जाएगा कि लैंड के बेसिस पे देखें तो सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट कौन सा है, क्या लगता है कौन सा होगा सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट, एशिया, लिखिए ऐसे लिखना है आपने, ऐसे लिखना है एरिया वाइज, एरिया वाइज के नीचे ऐसे करके लिखना है सबसे पहले नंबर पे एशिया, ठीक है, यानी कि सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट जो कि लैंड के बेसिस पे, एरिया के बेसिस पे सबसे बड़ा है उसका नाम क्या है। सेकेंड वन इज, क्या लग रहा है देख के, अफ्रीका, इसके बाद कोई है तो वो है अफ्रीका, सेकेंड वन इज अफ्रीका। थर्ड क्या लगता है कौन होगा, नहीं इन दोनों में से है, यूरोप तो देखो कितना सा है, हाँ जी, नॉर्थ अमेरिका देखो कितना बड़ा लग रहा है, नॉर्थ अमेरिका, फिर आएगा साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका है फिर साउथ अमेरिका है, उसके बाद क्या लगता है कौन होगा, ये भी है भाई, इसको भी गिनो, अंटार्कटिका, 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 आर्कटिक, अंटार्कटिका और अटलांटिक एक जैसे शब्द है, अब जो पहली बार पढ़ रहे हैं उनको एक ही जैसे लग रहे होंगे, है ना, लग रहे नहीं लग रहे, ठीक है। तो नॉर्थ अमेरिका है, उसके बाद साउथ अमेरिका है, उसके बाद अंटार्कटिका है, अंटार्कटिका, फिर आता है यूरोप आपका, और फिर लास्ट में बचता है ऑस्ट्रेलिया, यानी कि एरिया वाइज अगर कोई सबसे छोटा कॉन्टिनेंट है दैट इज ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, क्लियर है। एरिया वाइज तो लिख लिया, पॉपुलेशन वाइज भी लिखिए, पॉपुलेशन वाइज सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट कौन सा है, मतलब जिस कॉन्टिनेंट में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन पाई जाती हो, क्या लगता है कौन सा है, जहां इंडिया वहीं पे ज्यादा पॉपुलेशन, हाँ हाँ चाइना भी आ रहा है ना, जो मोस्ट पॉपुलस कंट्रीज हैं वही उस एक ही कॉन्टिनेंट में आ रही है, तो बेचारा वो तो आएगा ही पहले नंबर पे, है ना। तो लिखिए फर्स्ट नंबर पे एशिया, एरिया वाइज भी और पॉपुलेशन वाइज भी। सेकंड नंबर पे क्या लगता है कौन होगा, अफ्रीका, जहां गरीबी ज्यादा वहां भी पॉपुलेशन ज्यादा, उनको है ही नहीं कोई समझाने वाला, ठीक है। एशिया के बाद सेकंड नंबर पे पॉपुलेशन वाइज है कौन, लिखने की जरूरत तो नहीं है ना मुझे बोर्ड पे, लग रहा है ना आपको पता, सेकंड पे है अफ्रीका, थर्ड पे क्या लगता है आपको, छोड़ दिया कुछ, थर्ड पे यूरोप, अब इसका क्या रीजन हो सकता है, ये तो अमीर भी है है ना। चलो यूरोप के बाद, यूरोप के बाद नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, उसके बाद साउथ अमेरिका, और फिर बचता है आपका ऑस्ट्रेलिया, और फिर बचता है अंटार्कटिका, अंटार्कटिका में बंदा नहीं रहता है कोई, तो पॉपुलेशन क्या होगी, है ही नहीं कोई, नो पॉपुलेशन, ठीक है। नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया एंड देन अंटार्कटिका, अंटार्कटिका, रिपीट करेंगे एक बार, सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाला कॉन्टिनेंट एशिया, सेकंड नंबर पे अफ्रीका, तीसरे नंबर पे यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया और फिर
अंटार्कटिका, ठीक है। तो अंटार्कटिका में है ही नहीं पॉपुलेशन, क्यों नहीं है? क्योंकि सरवाइव नहीं कर पाएंगे, इतनी ठंड होती है यहाँ पे, बड़ा मुश्किल है सरवाइव करना, ठीक है। इवन रशिया तक आप देखोगे कि यहाँ पे ऊपर की तो खैर कंट्री, ऊपर वाले एरिया में कोई नहीं रहता, पर जहां जहां रहते हैं वहां पे भी हर टाइम बर्फ पड़ी हुई रहती है, ठीक है। क्लियर है इतनी बात, ठीक है। ओशंस लिखिए कि सबसे बड़ा कौन है, सबसे छोटा कौन है। क्या लगता है सबसे बड़ा देख के कौन होगा? पैसिफिक ओशन ना, देखो पूरा ऐसे ओ बना है, आधा यहाँ आधा वहां, कितना बड़ा है पैसिफिक ओशन। सबसे बड़ा है पैसिफिक ओशन, प्रशांत महासागर। दूसरे नंबर पे बताना जरा थोड़ा सा। अटलांटिक साफ दिख रहा है, अटलांटिक ओशन सबसे बड़ा होगा दूसरे नंबर पे, अटलांटिक, हाँ जी। उसके बाद इंडियन ओशियन, उसके बाद साउदर्न ओशन है, फिर है आर्कटिक, ठीक है, फिर है आर्कटिक ओशन। तो सबसे पहले नंबर पे है पैसिफिक, दूसरे नंबर पे अटलांटिक, तीसरे नंबर पे इंडियन ओशन, चौथे नंबर पे साउदर्न और पांचवें नंबर पे आर्कटिक ओशन, ठीक है। क्लियर है, ठीक है। अब आई थिंक अगला हमें कल करना चाहिए, कल से थोड़ा सा आपका स्टार्ट हो जाएगा जो मेन पार्ट है, लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स। अब बेसिकली पूरा अर्थ पढ़ना है हमने, अर्थ का लैंड पढ़ना है। तो मैं इनको बता रही थी कि हमने, मैं आपको एक बार रिवाइज करा दी थी, मैंने क्या बताया इनको, कुछ नहीं बताया, ज्यादातर टाइम तो हमने सिलेबस ही बताया मैंने इनको कि क्या पढ़ना है, हमने ज्यादा नहीं बताया। लेकिन कल से ऐसा नहीं होगा कि, आज तो इंट्रोडक्शन भी था ना क्लास का, इस करके थोड़ा सा कम हुआ, वरना तो मैंने इनको ये बताया कि हम पढ़ने क्या क्या वाले हैं बेसिकली इस पूरी ज्योग्राफी में। तो ज्योग्राफी के साथ साथ हम करेंगे साथ में एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी, क्योंकि यूपीएससी और एचएएस दोनों में ही ये आता है एनवायरमेंट इकोलॉजी, यानी कि एनवायरमेंट के बारे में पढ़ना है हमने, ठीक है। और एनवायरमेंट पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए कि ये ज्योग्राफी है क्या चीज, ठीक है। उसके बाद डिजास्टर मैनेजमेंट की भी आता है आपको भी, डिजास्टर मैनेजमेंट के भी आपको आते हैं आई थिंक, क्वेश्चन आते होंगे, डिजास्टर मैनेजमेंट कॉमनली देखा जाता है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन सारे, ठीक है। तो ये तो खैर बाद में पढ़ेंगे हम, बाद में लगानी पड़ेंगे आई थिंक जल्दी साथ में क्लासेस शाम के टाइम पे। फिर ज्योग्राफी में 3-4 तरह की ज्योग्राफी है, जैसे कि फिजिकल ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी एंड मैपिंग। तो कुछ बच्चे, जैसे कई लोगों के सिलेबस में ज्यादा इंडियन ज्योग्राफी आती है, तो वो इंडियन ज्योग्राफी पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन इंडियन ज्योग्राफी आपको समझ ही नहीं पाएगी, इवन कुछ भी समझ नहीं आएगा ज्योग्राफी का जब तक आप फिजिकल ज्योग्राफी नहीं पढ़ते हो। सबसे मेन और इंपॉर्टेंट पार्ट अगर कोई है इस सब्जेक्ट का, वो है फिजिकल ज्योग्राफी। जिसको ये आ गया ना, उसके लिए सब हलवा ही है, ठीक है। तो फिजिकल ज्योग्राफी आप पढ़ेंगे, सबसे पहले हमने आज वही स्टार्ट करी है। उसके बाद इंडियन ज्योग्राफी पढ़ सकते हैं हम, या मैपिंग भी कर सकते हैं। मैपिंग में कुछ नहीं करना है, मैपिंग में वही कंट्रीज याद करनी है, कौन से कॉन्टिनेंट में कौन सी कंट्रीज पाई जाती हैं, उन कंट्रीज की मैपिंग देखनी है, कौन सी कंट्री, एक तरीके से होता है पूरा पता होना चाहिए, खाली मैप दिया जाए और आप पूरा भर दो, ठीक है। नदियां कहाँ कहाँ से बहती हैं उन कंट्रीज की, फिर लेक्स कौन कौन से पाए जाते हैं उन कंट्रीज में अलग अलग, फिर ग्रासलैंड, डेजर्ट्स, प्लेट्यूज, ये सारी चीजें पढ़नी है। और तो और बॉर्डर्स भी याद रखने पड़ते हैं कि आसपास में कौन सी कंट्री किस किस के साथ क्या क्या बॉर्डर याद मतलब शेयर करती है। ये इंपॉर्टेंट इसीलिए भी है क्योंकि करंट अफेयर में जैसे कोई कंट्री डिस्प्यूट में है ना किसी दूसरी कंट्री के साथ, तो उनके बॉर्डर्स पूछ लिए जाते हैं। अभी भी इवन यूपीएससी में यूक्रेन के लिए फिर से दोबारा बॉर्डर पे, पिछले कई पेपरों में यूक्रेन से रिलेटेड आ रहे हैं क्वेश्चन, ये एक तरीके से होता है ना कि जो डिस्प्यूट में चल रहा हो उसी से ही पूछा जाता है, ठीक है। तो फिजिकल ज्योग्राफी हमने स्टार्ट कर दिया आज। उसके बाद इंडियन ज्योग्राफी करेंगे। इंडियन ज्योग्राफी में कुछ ही नहीं है, फिर तो हमें सिर्फ याद करना है कि कौन सा रॉक पाई जाती है कौन सी जगह पे, है ना, और कौन से माउंटेन्स पाए जाते हैं, हाईएस्ट लोएस्ट, कौन सी रिवर्स पाई जाती हैं, रिवर्स की ट्रिब्यूटरीज, वो रिवर जो ट्रिब्यूटरी जहाँ मिलती हैं उस जगहों को क्या बोलते हैं, कौन कौन से शहर पाए जाते हैं उन नदियों के तटों पे, ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। मैपिंग तो सारा याद करने वाला ही है मैपिंग का, ठीक है। फिजिकल ज्योग्राफी और मैपिंग हो जाए, इसी को ही वर्ल्ड ज्योग्राफी कहा जाता है, ठीक है। तो फिजिकल ज्योग्राफी में भी 3 तरह की है, ठीक है, सेक्शनिंग की हुई। जैसे कि फिजिकल ज्योग्राफी यानी कोई फिजिकल चीज, यानी कि जो आप छू पाओ या फील कर पाओ, ठीक है। तो लैंड, एयर और वाटर, ठीक है। लैंड के बारे में पढ़ते हैं हम कि धरती, ये बेसिकली इस पे अर्थ पे ही लैंड बनता कैसे है, तो रॉक से बनता है। रॉक कैसे बनती है, लावा से बनती है। लावा कैसे बनता है, धरती के अंदर से, तो धरती का इंटीरियर पढ़ना पड़ेगा हमें, ठीक है। फिर वो लावा जब बाहर निकलता है तो अलग अलग तरीके की लैंड फॉर्म्स बनाता है ना। कई बार थोड़ा स्मूथ होता है लावा, यानी कि बिल्कुल पानी की तरह
फ्लैट हो जाता है, कई बार थोड़ा थिक होता है जिसके कारण थोड़ा सा स्टिफ रहता है। तो उनसे अलग अलग कौन सी लैंडफॉर्म्स बनती हैं। फिर जब वो उसका पहाड़ से जिससे निकलता है, उसके भी एक होता है ना, जिस नेक से वो निकलता है, उसके गले से वो निकलता है, उन हाँ क्या क्या बोलते हैं, उसके अंदर भी बनते हैं अलग अलग तरह की इंटरनल लैंडफॉर्म्स, उनके नाम क्या है, ये सब सारा हमने इसमें पढ़ना है। और इसी की स्टडी को, लैंड की स्टडी को बेसिकली कहा जाता है जियोमॉर्फोलॉजी। ठीक है, माउंटेन्स के बारे में पढ़ेंगे, उनकी लैंड फॉर्म्स के बारे में पढ़ेंगे। दूसरा एयर के बारे में पढ़ते हैं हम, एयर यानी कि एटमॉस्फेयर के बारे में, हमारे आसपास का वातावरण। अब एयर को तो आप छू तो सकते नहीं हो, लेकिन फील तो कर सकते हो। ठीक है, उसमें होने वाली एक्टिविटीज को तो स्टडी कर सकते हो, जैसे कि एनवायरमेंट, एटमॉस्फेयर में कितनी लेयर्स हैं, उन लेयर्स में क्या क्या होता है, कौन कौन सी गैसेस पाई जाती हैं, सबसे ज्यादा गैसेस कहाँ पाई जाती हैं, एरोप्लेन कहाँ उड़ता है ना, सैटेलाइट्स कौन से वाली लेयर में पाई जाती हैं, क्लाउड कौन सी लेयर में बनते हैं, क्लाउड कैसे बनते हैं, क्लाउड से बारिश कैसे होती है, स्नो कैसे होती है, हेल स्टॉर्म्स कैसे आते हैं, अलग अलग तरह की चीजें हैं जो कि हम इसमें पढ़ने वाले हैं। और इसी की स्टडी को हम कहते हैं क्लाइमेटोलॉजी। ठीक है, क्लाइमेटोलॉजी। उसके बाद है ओशन के बारे में पढ़ना है हमने, वाटर के बारे में यानी ओशन के बारे में, है ना। गिलास में रखे हुए पानी के बारे में तो पढ़ेंगे नहीं, ओशन के बारे में पढ़ेंगे ना, क्योंकि पृथ्वी पे तो वही प्रेजेंट है। तो ओशन कैसे मूव करता है, कौन कौन से करंट्स हैं, ओशन जब मूव करता है तो वार्म करंट्स कहाँ आते हैं, किस किस कंट्री को, किस किस कॉन्टिनेंट को टच करते हैं वार्म करंट, ओल्ड करंट कहाँ पे टच करते हैं, फिर उन ओल्ड करंट्स के साथ फिशिंग पॉइंट्स, जो फेमस फिशिंग पॉइंट्स है, फिशिंग इंडस्ट्रीज हैं, वो कहाँ कहाँ पे पाई जाती हैं। ठीक है, कोल्ड करंट, वार्म करंट्स के अलग अलग नाम हैं, वो पढ़ना पड़ता है ओशनोलॉजी में। बेसिकली सबसे बड़ा पार्ट जो है और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो है वो है जियोमॉर्फोलॉजी, जिसमें हम पढ़ेंगे अर्थ के बारे में, जो कि हमने स्टार्ट कर दिया। सबसे ज्यादा टाइम इसी में लगेगा, क्लाइमेटोलॉजी में उतना टाइम नहीं लगता है, ओशनोलॉजी में भी बिल्कुल टाइम नहीं लगता है। ठीक है, मेन यही है, ये करना है। मतलब फिजिकल ज्योग्राफी अगर आप पढ़ ली, फिर यही आपने इंडिया के कंटेक्स्ट में पढ़नी है। जब इंडियन ज्योग्राफी कराऊंगी तो उसमें तो फिर नदियां नाले ही याद करने हैं ना आपने, बाकी तो आपको पता होगा पहाड़ कैसे बने हैं, टाइप ऑफ रॉक सिस्टम कैसे, कोयला कौन सा कहाँ पाया जाता है, कोयला बना कैसे, वो पता लग जाएगा। ठीक है, क्लियर है मेरी बात। तो बस यही मैंने इनको बताया, बस फिर अर्थ के बारे में थोड़ा सा बताया कि अर्थ वो प्लैनेट है जिसमें कि लैंड भी है, एयर भी है और वाटर भी है, जिसे कि हम बायोस्फीयर कहते हैं, जहाँ पे ये तीनों चीजें पाई जाती है। क्योंकि लाइफ अगर पॉसिबल है, जीवन अगर संभव है, तो वो यही है, पृथ्वी पे ही, क्योंकि यहाँ लैंड भी है, एयर भी है और वाटर भी है सर्वाइव करने के लिए। क्लियर है। फिर अर्थ के बारे में पढ़ा। अच्छा, मुझे बताएंगे कि एक प्लेनेट और स्टार में क्या अर्थ होता है, अर्थ नहीं सॉरी डिफरेंस होता है प्लेनेट एंड स्टार। व्हाट इज प्लेनेट एंड व्हाट इज स्टार? वेरी गुड। स्टार के पास अपनी ऊर्जा होती है, अपनी, हाँ, हीट भी होती है और लाइट भी होती है, स्पेसिफिकली लाइट होती है, अगर देखा जाए अपनी लाइट होती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल सन। ठीक है, और प्लेनेट जिसके पास अपनी कोई लाइट नहीं होती है और वो किसी स्टार से क्या करता है, लाइट को लेता है। ठीक है, जैसे कि अर्थ। ठीक है, अब मैं आपको बता चुकी हूँ छोटी छोटी बेसिक चीजें, जो मैंने कहा था फैक्चुअल डाटा, जो कि आपको एनसीईआरटी में मिलता है। अभी आप एनसीईआरटी पढ़ के पागल लग जाना होने की मैं माजिद हुसैन आज ही खरीद लेता हूँ, क्योंकि पहले पहले दिन काफी लोगों को, खास करके जो एचएस जिन्होंने ज्वाइन करा है कोर्स एचएस यूपीएससी, उनको बड़ा जोश होता है, 10 किताबें खरीद लेंगे, आज ही मैं जीसी लियोंग भी खरीद लूंगा, आज ही मैं माजिद हुसैन भी, और फिर पढ़ने लग जाएगा और फिर कुछ पता नहीं लगेगा और फिर थोड़ा उनका मोरल डाउन हो जाएगा। तो अभी कोई किताब खरीदने की जरूरत नहीं, आपने खरीदनी है तो सिर्फ एक किताब, जो कि मैं आपको बता चुकी हूँ, 11th की एनसीईआरटी, जो कि है फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी। दो किताबें हैं 11th की, फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी, और दूसरी है आपकी इंडियन ज्योग्राफी वाली। इंडियन ज्योग्राफी वाली अभी मत खरीदना, जब हम पढ़ेंगे तब खरीदना। फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी खरीदनी है आपने, जैसे हम कवर करते जाएंगे आपको वो बड़ी इजिली समझ आ जाएगी। इन्होंने पढ़ी है, इनको पता है। जीसी लियोन आपको ऐसे, मतलब ऐसे लगेगा कि वही है जो हमने पढ़ा है। ठीक है, माजिद हुसैन और ये सब पढ़ने की मुझे नहीं लगता आपको जरूरत है, बट फिर भी एचएस यूपीएससी वाले बच्चे पढ़ ले उसको भी, वरना आपको कंटेंट तो वही करवाया जाएगा। खास करके हिंदी वाले बच्चे माजिद हुसैन पढ़ सकते हैं, लेकिन तब जब आपका थोड़ा सिलेबस कंप्लीट हो जाए, तब जब आपकी एक अंडरस्टैंडिंग बैठ जाए। पहले ही आप माजिद हुसैन लेके बैठ जाओगे कि मैंने लैंड तो कर लिया, अब इसको थोड़ा सा देख लेते, तो थोड़ा सा आपको टफ लगेगा वो। ठीक है, हिंदी के लिए इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि नोट्स में प्रॉपर हिंदी में नहीं बनवा पाऊंगी, तो वर्डिंग आपको, क्योंकि मेंस का पेपर भी लिखना पड़ता है, तो वर्ड्स आपको थोड़े सिलेक्ट करने पड़ते हैं। आपको इतना जरूरत नहीं है, आपके लिए यही काफी है। जो रनिंग नोट्स क्लास में बनाए जाएंगे वही मोर देन इनफ होंगे आपके लिए, तो बहुत ज्यादा सिलेबस हो जाएगा ये। लेकिन कमीशन का पेपर मैंने देखा था, कमीशन का था ना वो जो आपने सेंड किया था, ठीक था वो, मतलब आप इजीली कर सकोगे अगर ये आप कर लोगे तो इजीली। ठीक है, फिजिकल ज्योग्राफी थी उसमें ज्यादा, मैंने देखा था फिजिकल और इंडियन ज्योग्राफी, मैपिंग का उसमें था नहीं, तो वही करना है आपने। हाँ जी, हाँ जी,
तो लेकिन फिर भी करंट अफेयर से कई बार आ जाता है क्वेश्चन, यही बॉर्डर्स वाला। आजकल ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं कौन सी कंट्री किससे बॉर्डर शेयर कर रही है, ठीक है। दूसरी बात फिर मैंने आपको ये बताई थी कि जियोमॉर्फोलॉजी में सबसे पहले हमने शेप एंड साइज ऑफ अर्थ। अच्छा, मैं ये बता रही थी आपको कि वो मून कितने हैं किस प्लैनेट के, है ना, सन की दूरी अर्थ से, या इसकी मून की दूरी अर्थ से कितनी है, वो आप खुद याद कर लो, वो फैक्चुअल डाटा है, वो मैं आपको याद नहीं करवाऊंगी, वो आप एनसीईआरटी से खुद देख लेना, ठीक है। तो हम कर रहे थे शेप एंड साइज ऑफ अर्थ। तो मैंने आपको कहा कि अर्थ क्योंकि स्फेयर नहीं है, स्फेयर नहीं है, ये हमें कैसे पता चला, क्योंकि हमने क्या निकाला, डायामीटर अर्थ का। तो डायमीटर यहां से ज्यादा था और यहां से कम, क्योंकि अगर कोई चीज फेयर होती है, पूरी गोल होती है, तो उसका तो डायमीटर सेम होता है। यहां से ले लो, यहां से ले लो, हर जगह से डायमीटर सेम आएगा, समझ रहे हो आप मेरी बात, हर जगह से गोल है ना वो, तो सेम आएगा, जितना यहां से यहां तक, जितना वहां से वहां तक, ठीक है। इसका यहां से ज्यादा आया, दैट इज 12,750, और इसका आया 12,714 किलोमीटर, ठीक है। तो ये डाटा भी पूछा जा सकता है आपसे, ये कि कितनी किलोमीटर है अर्थ का डायमीटर इक्वेटर पे। इक्वेटर समझते हो, अर्थ को जब हम बिल्कुल मध्य से बांट देते हैं, बिल्कुल बीच से, जैसे एक बॉल को बीच से काट देते हैं, तरबूज को बीच से काट देते हैं, वैसे अगर काटते हैं तो वैसे इसका डायमीटर ये है। और अगर पोल से ले ऊपर से नीचे तक, तो इसका डायमीटर जो है वो थोड़ा कम है। तो अगर गोल होती तो पूरा बराबर होता, गोल नहीं है, यानी साइड से थोड़ी चौड़ी है, ऊपर से थोड़ी चपटी है, इसीलिए ये डायमीटर। कितना टाइम हुआ देखो जरा, सॉरी, चलो ठीक है, मैं बाद में बताती हूँ आपको। अब पिछली बार मैंने टाइम देखा था यहाँ पे, अच्छा ये गलत है घड़ी, मतलब ठीक है, कल बताती हूँ बाकी, ठीक है। तो अर्थ की मैंने कुछ नहीं किया है, शेप बताइए इनको, जैसे कि इसको हम सर्कल बोलते हैं या स्फेयर बोलते हैं, इसको हम स्क्वायर बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, रेक्टेंगल बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, पेंटागनल, इसको हम षटकोण बोलते हैं, जो भी बोलते हैं, ठीक है। वैसे ही अर्थ की जो शेप है ना, उसको भी एक नाम दिया गया है, ठीक है, और वो नाम है जियोइड, जियोइड और ऑब्लेट, स्फेरॉइड, ठीक है। एक ये बताया, और एक मैंने जियोडसी के बारे में बताया। जियोडसी कुछ नहीं है, एक ऐसी बेसिक साइंस है जिसके तहत क्या किया जाता है, अर्थ की शेप का पता लगाया जाता है सर्वे करके या मैथमेटिकल कैलकुलेशन करके, ठीक है भाई, क्लियर है। आज आपने ये बिल्कुल थोड़ा सा हमने पढ़ा है, वो पढ़ के आना है कल, ठीक है, ठीक है, क्लियर है। रोज रिवाइज करोगे, शुरू शुरू में तो मुझे पता है सब में जोश होगा, आज तो बना बना के नोट्स बनेंगे और ऐसे चमका चमका के, लेकिन एक हफ्ते की बात है बस, ठीक है। बाकी करेंगे कल, कल हम लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड ये सब करेंगे।